तुझे पता भी है हमारे बाप दादाओं ने कितनी कुर्बानी दी है। अरे तू क्या समझेगा स्वतंत्रता का मोल। अंग्रेजों के जूते चाटने वाले आरएसएस का एजेंट। सावरकर ने कौन सा योगदान दिया है स्वतंत्रता को? अंग्रेजों का दलाल था, दलाल। माफी मांगी थी उसने। अक्सर आपने कई ऐसे संवाद अपने मित्रों, अपने बंधुओं या रिश्तेदारों के मुख से सुने होंगे जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का संपूर्ण श्रेय केवल एक ही संगठन को देना चाहते हैं। मानो वो नहीं तो कुछ नहीं। इनके लिए कांग्रेस के कारण ही भारत का अस्तित्व विद्यमान है, अन्यथा हम कभी स्वतंत्र नहीं होते और ना ही कभी सभ्य होते। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आए दिन स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान का ढोल पीटती है। और हो भी क्यों ना, इस संगठन से बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों थी? अगर आपको लगता है कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता लेने के लिए, तो आप गलत हैं। लेकिन आप इतिहास जानने के लिए बिल्कुल सही जगह आए हैं। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कांग्रेस की स्थापना का असल कारण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये शब्द आपको टीवी डिबेट्स में कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा अक्सर सुनने को मिलते होंगे। परंतु क्या कांग्रेस के बिना हम स्वतंत्र नहीं हो पाते? क्या कांग्रेस ने हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया या स्वतंत्रता के नाम पर उसका मूलभूत एजेंडा कुछ और था? ये कथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण की। सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ भारत का स्वतंत्रता संग्राम भले ही कुचल दिया गया हो, परंतु स्वतंत्रता की जो लौ जल चुकी थी वो बुझाई नहीं बुझ पाई। सन 1877 में भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ चुका था और क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई थी। लेकिन भारत में स्वतंत्रता की ज्योति नहीं बुझ पाई और सन 1885 में एक पूर्व ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग के भारतीयों को एक साथ लाना और ब्रिटिश राज से अपने अधिकारों के लिए अनुरोध करना एवं उनसे वार्तालाप करना। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई यानी वर्तमान की मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कलकत्ता से आए भूमेश चंद्र बैनर्जी को नियुक्त किया गया था। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए जाते थे। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो दादा भाई नावरोजी, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता इत्यादि कभी भी मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग की अभिलाषाओं की चर्चा नहीं करते थे। कांग्रेस एक भारतीय मंच कम और एक दिल्ली कराची जिमखाना अधिक प्रतीत होता था, जहां लोग आते, चर्चा करते, अनुनय विनय करते और निकल जाते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस तो भारतीयों की आकांक्षा और उनके स्वराज के अधिकारों के लिए बात कर रही थी ना। असल में कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम लॉर्ड ब्रिटिश कार्यकाल में अपनी सेवाएं दे चुके थे और वे भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। और ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अंग्रेजों का भेजा हुआ उनका ही एक आदमी अपने ही देश के विरुद्ध, उनकी ही सरकार के विरुद्ध जाकर क्यों काम करेगा। इतना ही नहीं, एओ ह्यूम 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के हाथों मरते मरते बचे थे और वे कई महीनों तक आगरा के किले में छुपकर भी रहे। एओ ह्यूम भली भांति जानते थे कि यदि 1857 जैसी क्रांति दोहराई गई तो ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वे जानते थे कि भारतीयों के शौर्य और उनकी वीरता को कुचलना इतना सरल नहीं। इसीलिए उनका सुझाव था कि एक राष्ट्रव्यापी संगठन ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसे किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विद्रोह से सुरक्षित रखेगा और जैसा कि 1857 जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी तो इसके लिए कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस एलन ह्यूम के लिए वो सॉफ्ट बॉल थी जो ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने वाली थी। ये हम नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की वास्तविकता तो स्वयं कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को लिखे एक पत्र में एओ ह्यूम ने स्वयं परिलक्षित की थी। ह्यूम के पत्र के अनुसार हमारे साथ अगर इस उद्देश्य में 50 व्यक्ति भी जुड़ जाएं तो चीजें काफी सरल हो जाएंगी। कुछ नेता ऐसे हैं जो सोच से इतने गरीब हैं कि वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु काम करेंगे और वे अपने देश पर चाहे जितने भी वार हो एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे उसी के योग्य हैं। हर देश उसी सरकार के योग्य है जैसा उनका स्वभाव है। एओ ह्यूम का उद्देश्य स्पष्ट था। भारतीयों में नेतृत्व की कोई भावना नहीं है और वे हर क्षेत्र में हीन है और नेतृत्व के लिए उन्हें अंग्रेजों के सानिध्य में रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो एक भारतीय संगठन होते हुए भी विलियम वॉडरबर्न, अल्फ्रेड वेव एवं हेनरी कॉटन जैसे
ब्रिटिश अफसर कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे होते। ये रीति 1905 तक जारी रही, जब तक लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। लेकिन यहीं से प्रादुर्भाव हुआ एक तिगड़ी का, जिन्होंने कांग्रेस के एलीट वर्ग को न केवल दर्पण दिखाया, अपितु दो अस्त्रों से पूरे भारत का हृदय जीत लिया। और ये अस्त्र थे स्वदेशी और बहिष्कार। और यह तिगड़ी थी लाल बाल पाल की, जिसमें लाल थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अग्रवाल, बाल थे महाराष्ट्र के गौरव लोकमान्य केशव बाल गंगाधर तिलक, और पाल थे बंगाल के बिपिन चंद्र पाल। इनकी आक्रामकता ने कांग्रेस के दो फाड़ कर दिए, नरम दल और गरम दल। बहरहाल इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस बनाने के पीछे का उद्देश्य स्वराज या देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना तो बिल्कुल भी नहीं था।